हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर कौशल दुधरेजा एंड यू आर वाचिंग अनस्क्रिप्टेड टॉक्स 7th एपिसोड। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है स्किल के भी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में, मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। हाल ही में हुई 12th साइंस की एग्जाम काफ़ी सारे बच्चों ने पार करी है, अच्छी तरह से मेहनत करी है। तो उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का सपना होगा कि मैं जीवन में बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनूंगा और मेडिकल स्ट्रीम में आगे बढ़ूंगा। तो भगवान करे आप सभी के सपने सच हो, सपने सपने पूरे हो। बट लाइफ में काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं और वो हमें फेस करना निजी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो व्हेन ही वाज इन 12th साइंस बहुत ही होशियार थे, बहुत ही स्टूडियस थे। बट आपको मालूम होगा कि उस टाइम पे वो गुडसेट और नीट यूजी के बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी कि कौन से मार्क्स काउंट किए जाएंगे मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। तो उस वजह से, इस टाइप की कन्फ्यूजन की वजह से उनको एडमिशन यहाँ पर क्यों नहीं मिला और किस तरह से उन्होंने अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। तो बस यहाँ पर मेन यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी पड़ाव आपके जीवन में आए तो वो अंत नहीं है, उसको अपने जीवन का एंड मत समझिए। बहुत कुछ है इस लाइफ में करने के लिए और अगर आपने ठान लिया है तो आप एक ना एक दिन डेफिनेटली वो चीज़ अचीव करेंगे। तो चलिए अब हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर स्वप्निल प्रजापति, जिन्होंने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पेंसा स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया से हासिल की है और हाल ही में हुई एफएमजी 2023 जनवरी में जो एफएमजी हुई उसमें बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं 210 मार्क के साथ। वेलकम टू द शो डॉक्टर। आ जाइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कौशल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो ऐसे डिलाइटफुल क्वेश्चन थोड़े पूछना चाहूँगा। आपने हाल ही में एफएमजी क्लियर की और इतना ह्यूज स्कोर आपने अचीव किया 210, तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं अपने रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जब एक्चुअली जो रिजल्ट था वो अनअनाउंस था और आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग और अचानक से हमारे जो ग्रुप पे मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि रिजल्ट्स आर आउट, रिजल्ट्स आर आउट। और मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया तो देयर वाज अ स्कोर ऑफ 210। मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स हम साथ में थे उस टाइम, एक दो फ्रेंड्स का कुछ नहीं हुआ था। ये मैंने फिर से रिजल्ट चेक करवाया मेरे एक फ्रेंड से, मीरू से, कि भाई तू चेक करके दे दे प्लीज़। अच्छा। तो उसने भी चेक किया, मैंने 3-4 बार कंफर्म किया, फिर मुझे हो कि नहीं अपना ही रिजल्ट है और इट्स अ वेरी गुड स्कोर एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑफ इट और आई वाज वेरी हैप्पी। पर उस टाइम पे मैं बाहर था। फिर मैंने घर पे कॉल करके बताया मेरी मम्मी को कि मम्मा ये हुआ है, आज रिजल्ट आ गया है। और फिर उनका बहुत ही अच्छा रिएक्शन था एंड आई थिंक इट्स वर्थ ऑफ ये 6 साल की जो मेहनत है मेरी, कि आई वॉज वेरी प्राउड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई फेलो बैचमेट्स हु पास्ड एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। एंड प्राउड आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और हम सबको प्राउड है कि आपने पूरी जर्नी अच्छी तरह से पूरी की और इतना अच्छा स्कोर एफएमजी में हासिल किया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सपना देखते हैं, अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया कि 12th की एग्ज़ाम खत्म हुई साइंस की, तो काफ़ी सारे बच्चों का सपना होगा डॉक्टर बनने का और शायद नीट यूजी में उनका अच्छा स्कोर ना आए। तो क्या बाहर जाना अच्छा है? बाहर जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते या फिर अच्छी तरह से पढ़ाई उनकी होती नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगा। मुझे गुजकेट की एग्ज़ाम में डिज़ायरेबल स्कोर नहीं मिल पाएगा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जो आप कहना चाहे। बट उस टाइम हुआ ये कि मैंने अंदर से डिसाइडेड था कि मुझे करना तो सिर्फ MBBS ही है और कुछ नहीं करना है। आइदर मुझे ड्रॉप लेना पड़े या फिर मुझे कोई अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़े। उसमें मुझे कांटेक्ट हुआ कि भाई इधर बाहर जाके कर सकते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे। तो फिर इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन टू मेक, बट फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बनना तो यही है। तो फिर इधर से बने या फॉरेन कंट्री से बने, इट वुड बी
गुड एक्सपीरियंस, तो फिर मैंने ये चूज़ किया कि मैं रशिया से अपना MBBS करूँगा। ओके इनिशियली इट इज़ बहुत टफ होता है, पूरा कल्चर डिफरेंट होता है, पूरा कंट्री डिफरेंट होता है, अपने एज 17-18 की एज होती है। बट आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आपके अंदर वो है कि नहीं मुझे तो सिर्फ MBBS ही करना है, मुझे कोई और फील्ड में नहीं जाना है, कि आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स इन अनदर ब्रांच, ओके कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो आई थिंक डेफिनेटली आप फॉरेन जाके MBBS कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और उससे अच्छा उसके साथ आपका लर्निंग का भी बहुत अच्छा होता है। द डिफरेंस इतना ही होता है कि इधर की मेडिसिन और उधर की मेडिसिन और स्टडी टेक्निक्स में थोड़ा सा फर्क होता है, जो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, और एक लैंग्वेज बैरियर होता है या जो आप शायद इंडिया में भी कहीं पे जाएंगे तो उधर की लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखना ही पड़ता है। सो इट्स अबाउट दैट। ओके तो मेन डॉक्टर स्वप्निल यही कहना चाहते हैं, पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना ही है, आपको MBBS करना ही है। आपका विजन क्लियर है, गोल क्लियर है, तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया में अगर एडमिशन ना मिले, इंडिया में अगर अच्छा स्कोर ना भी आए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी तरह से ग्रैब करना आना चाहिए, और वहाँ जाके अगर डॉक्टर स्वप्निल पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप भी पढ़ सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से एक मुकाम पर पहुँच सकते हैं। अभी मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने FMG हाल ही में क्लियर की, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप पहले ईयर से करते थे या फिर कैसी स्ट्रेटेजी, आपका प्लान क्या था वो एग्जाम के तरफ? सो फर्स्ट ईयर में तो यही था कि इधर बस कुछ करके एडजस्ट हो जाना है, क्योंकि 6 साल इधर ही बिताने हैं हमें अभी। काफी सारे बच्चों का फर्स्ट ईयर में तो ऐसा ही होता है। यस। सो फर्स्ट ईयर में मेरा कोई फोकस प्रिपरेशन पहले से नहीं था, हाँ। ना ही बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी नहीं था कि मुझे FMG क्लियर करना है, और तब ऐसी मेच्योरिटी भी नहीं थी कि पता चल के कि ये एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंस लेता है हमारी लाइफ में। बट जैसे जैसे ये मेरा था कि अगर यूनिवर्सिटी की कोई एग्ज़ाम है तो उसमें मुझे फुल प्रिपेयर जाना है, क्योंकि जहाँ कर रहे हैं वहाँ ठीक से करना है, जो करना है वो भी। तो मैंने जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हुआ करती थी, उस सब एग्ज़ाम में मैं ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम में वेल प्रिपेयर जाता था। और उधर के लेक्चर्स और क्लासेस भी मैंने रेगुलरली अटेंड करे हैं। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम थ्रू आउट द 6 ईयर बेसिक्स अपने क्लियर रखो, और उतना तो उधर पढ़ाते ही है कि यू शुड गेट थिंग्स राइट। ओके। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। हमारे वहाँ जो क्लासेस हुआ करते थे वो मैं रेगुलरली अटेंड करता था। बट फोकस प्रिपरेशन अगर बात करो तो हमारी जो 4th ईयर से हम कोविड में वापस आ गए थे, तो उधर से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, और उधर से थोड़ा स्लोली करके मैंने स्टार्ट किया था। अदर देन दैट जो 3 इयर्स में हमारे वहाँ ऑफलाइन क्लासेस हुआ करते थे दिल्ली से, वो मैं अटेंड करता था। और मेरा वही था कि कहीं पे भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना है। यू शुड हैव समथिंग कि आप कहाँ भी जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ओके, मतलब व्हेन यू वाज इन यूनिवर्सिटी, तो आप पहले से स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाकू लड़के हम कह सकते हैं। काइंड ऑफ। अच्छा, तो देखो वहाँ जाके भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर राह भटक जाते हैं, लेकिन एट द एंड आपको अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो उसके बिना अगर सक्सेस मिल भी गई तो क्या फ़ायदा। अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया तो वो सक्सेस मिलने पर भी आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितने ये डॉक्टर अभी ये कह रहे हैं कि वहाँ पहले ईयर से वो पढ़ा करते थे और अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर हर एक क्लास और हर एक एग्ज़ाम को अटेंड करते थे। तो वहाँ पर आपको मतलब पॉइंट्स 100 आउट ऑफ 100 ही मिलते होंगे। एक्चुअली मैं प्रीटी डिसेंट स्कोर कर पाता था। ओके। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आई वाज ऑलवेज ऑलमोस्ट वेल प्रिपेयर्ड, बट हर एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ करता था। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ, बट ऑलमोस्ट या। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। आपसे मिलके बहुत ही यार अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब आप दे रहे हो। तो मतलब जितनी भी एग्जाम्स वहाँ पर होती थी तो उसका कुछ फ़ायदा यहाँ पर FMG में आपको देखने मिला? वहाँ पर जो टीचर्स प्रोफेसर्स लोग पढ़ाते थे, मतलब रशिया में यहाँ पर पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पढ़ा रहे थे प्रोफेसर्स,
तो उनका कितना हिस्सा है आपके लाइफ में और ये एफएमजी क्लियर करने में? डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब मेडिसिन पढ़ रहे हो तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपको अगर आपको शायद अंदर से वो नहीं है, पर आपके टीचर्स को, आपके प्रोफेसर्स को तो वो डिसिप्लिन है और वो प्रोफेशनलिज्म है कि आपको उनको पढ़ाना है। और उधर की जो एग्जाम्स हुआ करती थी या जो लेक्चर्स हुआ करते थे, उधर के जो हम जैसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टीचर तो यही पूछेगी। ये। हम उधर वो हॉस्टल में कॉल गुंज जाता है कि भाई ये करके जाना, ये इतना पूछेंगे, ये छोड़ दो तो नहीं चलेगा। बराबर। तो अगर आप ध्यान से अभी वो रिकॉल करना ट्राई करो, क्योंकि आप भी वहां से ग्रेजुएट हो, तो वो डेफिनेट बेसिक पॉइंट्स थे कि एक एमबीबीएस ग्रेजुएट को उतना आना ही चाहिए। वो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम अगर याद करने का ट्राई करें कि एनाटॉमी से लेके मेडिसिन से लेके सर्जरी से लेके कुछ भी जगह पे, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, या फिर एक क्वेश्चन बहुत फेमस था हमारी यूनिवर्सिटी में, वो लारिसा मैम का, कि भाई इमरजेंसी सिचुएशंस में आप क्या करें। तो दैट इज अ बेसिक। तो आप अगर उधर ऑलमोस्ट 80-90% या 50% भी एफर्ट्स लगाते हैं तो वो वेन में नहीं जाएंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड वो कंसेप्ट एनग्रेव्ड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, जो मुझे बहुत हेल्प किया है। क्योंकि आपका वो एक, अगर आप 6th ईयर स्टार्टिंग के 1-2 ईयर में समझ सकता हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। एवरीवन इज के उधर लैंग्वेज सीखना है, या तो फिर कई एमबीबीएस में आ गए भाई थोड़ा तो कुछ करेंगे। तो बाहर की कंट्री है, रशिया है, घूमेंगे, और इट्स डेफिनेटली वो करना ही चाहिए, क्योंकि इतना भी स्टडीज स्टार्टिंग में नहीं होता है हमारा। फर्स्ट 2 ईयर बहुत लाइट होता है उधर। तो बट एवरी ईयर मेरा ये कहना है कि एवरी डे आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्टडीज लगाना पड़ता है, कि 1-2 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि आपका वो शेड्यूल रहेगा फिर कि मुझे पढ़ना है। बराबर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स मतलब अपने माइंडसेट ही ऐसा बना लेते हैं कि अगर वहाँ पर गए तो वहाँ तो पढ़ाई अच्छी नहीं है और वहाँ पर प्रोफेसर को शायद थोड़ी बहुत इंग्लिश ना भी आती हो, तो ट्राई करो। वो कोई भी प्रोफेसर मैंने भी ऐसे नहीं देखे कि जो आपको पढ़ाना नहीं चाहते। हर एक प्रोफेसर आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको भी वो क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी कि यस आई वांट टू लर्न, मुझे भी सीखना है। तो इस तरह से उन प्रोफेसरों का उपयोग करना भी सीखो। अगर वो सिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ सीखो और आपकी लाइफ में ही बेनिफिट मिलेगा उससे। तो अभी हम बात करते हैं, अगर आपने चलो 4th ईयर से सब्सक्रिप्शन लेने की बात की, तो कौन सी, मतलब बहुत सारी सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर कंपनियाँ हैं, तो आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया था? मैं प्रेपलेटर का सब्सक्राइबर था। ओके। उस टाइम भी वही, हर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर फेज ऑफ लाइफ में आपके पास अलग चैलेंजेस होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म चूज करना वो भी एक अलग चैलेंज था हमारे लिए। सीनियर को पूछ लिया, इसका ले लिया, वो ले लिया। और उस समय तो मुझे याद है कि प्रेपलेटर की हवा चल रही थी पूरी। सब भी जगह प्रेपलेटर सब लोग पढ़ रहे थे। ट्रेंड था, क्योंकि वो ग्रोथ का फेज था उसका। और उसमें क्या हुआ कि कोविड आ गया था उस टाइम, ऑलमोस्ट 2020 था। तो एवरीवन वाज फ्री घर पे कि अभी करना क्या है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाते थे 2-3 घंटे में। आधे लोग इंडिया थे, आधे लोग उधर थे। तो एवरीवन एट 4th ईयर के उनको थोड़ा तो हो ही जाता है कि भाई अभी, क्योंकि जब हम 4th ईयर में थे हमारी एक बैच ने ऑलरेडी एफएमजी दे के पास कर लिया। तो तब से आपके डर लगना शुरू हो जाते कि भाई ये भाई इतना पढ़ते थे, वो उतना पढ़ते थे, उनका ये स्कोर आ गया। तो आई थिंक 4th ईयर से सभी ने थोड़ी ना थोड़ी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी। तो वैसा ही मैंने इंडिया में ऐसे डेडिकेटेड 2-3 घंटे ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था एज अ सब्जेक्ट पैथोलॉजी से। ओके। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे अभी भी वो सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है। अच्छा, किसको नहीं लगता है? हाँ, सो आई थिंक आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए 4th ईयर से एटलीस्ट, कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री उधर से स्टार्ट करना चाहिए। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। बहुत लोग ने ऐसे ऑलमोस्ट स्टार्ट ही ऑब्स एंड गायनी से किया था कि 5th ईयर में काफी सारे स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई थिंक स्टार्टिंग, अगर आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिजियो और बायोकेम के बिना आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बैक ऑफ द डे अभी आप जाओगे कि एग्जाम 15 दिन के बाद है, आई थिंक 1 साल के बाद भी है, तो सभी लोग वो सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, बायोकेम नहीं पढ़ना है, फिजियो नहीं पढ़ना है।
बट आई थिंक वो बेसिक्स का, क्योंकि अभी जो एग्जाम आ रही है और जो ट्रेंड है 2020 हाँ। वो अभी यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये फिजियो का क्वेश्चन है, ये मेडिसिन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड ज्यादा आते हैं। सो आई थिंक वो बेसिक्स तो थोड़े क्लियर होने ही चाहिए। हाँ, मतलब ये कहना चाहते हैं डॉक्टर स्वप्निल कि अगर आप इमारत बनाना चाहते हो तो पहले नींव डालनी पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लोर नहीं बनते। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। एंड आप जैसे कि स्टूडियस थे, पहले से पढ़ रहे थे बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप ऐसा मानते हैं कि ये एवरेज बच्चा है या फिर ये थोड़ा मतलब कहते हैं ना ये डम्ब है, कि इसमें बिलीव करते हैं? आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इसके बारे में? हमारी कल बात भी हुई थी इस हाँ। टॉपिक पे। एक्चुअली मेरा ये सोचना है कि ये जो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स है कि यार इसके तो 60% आए थे, ये थोड़ा वीक बच्चा है, या फिर मैं मेरी खुद की बात कर लेता हूँ। हाँ। कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे मार्क्स नहीं आते थे, हम्म। सबका मेरा, जैसे मैथ्स में मुझे एक दिन बहुत कम मार्क्स आए थे। सो व्हाट, आई मीन हमने नहीं लिया मैथ्स यार, बायोलॉजी हाँ, ले बराबर। तो क्या हो गया? वही तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो इस तरह से बच्चों को जज करती है। बिल्कुल। अगर आपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए तो आप डम्ब है। बट एग्जाम का रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आप होशियार है या नहीं। एग्जाम मतलब एग्जाम के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? So, एग्जाम क्या है? मैं वही कह रहा था कि अगर आपके अंदर वो डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे उस चीज से अफेक्ट नहीं होना है। मुझे सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी रहती है। हाँ। कि सबको ऐसा होता है कि यार मुझे, मेरे लिए कुछ ये स्टैंडर्ड्स है तो तुम्हारे लिए कुछ ये रहेंगे। तो आई थिंक हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे डेवलपमेंट अपना करना चाहिए। और ये जो ऐसा होता है कि टॉपर बच्चे हैं या फिर ये तो कर ही लेगा, डेफिनेटली होते हैं ऐसे बच्चे। बट ये नहीं है कि अगर आपके कम परसेंटेज आए थे तो आप नहीं अचीव करते। हमारे यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है और वर्ल्ड में बहुत एग्जाम्पल है कि अगर ये मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। सेम मेरे गुजकेट में बहुत कम मार्क्स आए थे, मुझे नहीं मिल पाया था एडमिशन। सो आई टुक इन पेंसिल स्टेट यूनिवर्सिटी, मेरा उधर, बट उधर से टचवुड जर्नी बहुत अच्छी रही है। Yes. और एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू कि आप कितना एफर्ट अपने साइड से देने के लिए तैयार हो। ओके। तो आई थिंक वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है कि आई वोंट से कि डम या स्टूडियस या टॉपर बच्चा है, बट आई थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी एफर्ट्स पुट कर Yes. हाँ, कर रहे हैं, Yes. और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। बराबर है। मतलब अपनी इमेज, खुद को इन्फीरियर कभी भी मत समझो, खुद को इन्फीरियर मत समझो। और बहुत ही शक्तिशाली हो आप यार, बहुत ही होशियार हो, बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। और आपने कुछ भी ठाना है जीवन में पाने का तो डेफिनेटली यू विल अचीव। बस उसके लिए हर दिन लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए और उसके बाद एक ना एक दिन आपको सफलता 110% मिलेगी। तो जब आपने पढ़ाई शुरू की, तो जैसे कि आपने बोला प्रेप रेडर से शुरू की, तो आपका मतलब डे रूटीन या फिर अप्रोच कैसा था? आप वीडियोस देखते थे, नोट्स पढ़ते थे, कब कितने घंटे नोट्स, कितने घंटे वीडियोस या फिर एमसीक्यूज? तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज। सो जब मैं 4th ईयर की बात कर रहा हूँ, हमारे ऑनलाइन क्लास हुआ करते थे और तब हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे थे ओब्सगाइनी, मेडिसिन, थेरेपी, वो सब। तो उस टाइम पे हुआ करती थी ऑनलाइन एग्जाम। तो उसके लिए डेफिनेटली सबको पता है व्हाट आर ऑनलाइन एग्जाम्स, तो वो मुझे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वो इतना टाइम या मेंटल स्पेस कंज्यूम नहीं करते थे और इतना इंपॉर्टेंस भी हम उस टाइम पे नहीं दिया करते थे कि ऑनलाइन एग्जाम है, टीचर को भी पता है कि एक क्राइसिस की सिचुएशन है, बहुत कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए जो बेसिक प्रिपरेशन चाहिए होती थी वो मेरी स्टार्ट रहती थी डे टू डे बेसिस पे। और जब वो ख़त्म हो जाए तो इवनिंग आवर्स में अपना स्टडी में लगाया करता था, एवरेज 2-3 घंटे, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे, क्योंकि वो 4th ईयर है, वैकेशन है, इंडिया में हो, तो 2-3 आवर्स ऑलमोस्ट। जैसे एक सब्जेक्ट खत्म करने में मुझे 20-25 दिन लग जाते थे अगर वो छोटा सब्जेक्ट भी होता था। तो तब से बट मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया। बट जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं अभी ये दूसरा भी खत्म करेंगे। तो मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स 5th ईयर में वापस जाने से पहले, जैसे कि एनाटॉमी था, ऊपर से, ओके, बायोकेम, फिजियोलॉजी, फिर पैथो हो गया, अपना फार्मक हो गया, उतना मैंने इधर से कर लिया था। मैंने ऐसा नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने 4th ईयर में 10-10, 20, 15-15 सब्जेक्ट उधर कंप्लीट कर लिया।
बट आई इतना बेसिक था मेरा कि इतना क्लियर हो गया है। अभी 5th ईयर से उधर जाके, तो जैसे हम 5th ईयर में पेंजा में पहुंच गए, तो उधर मुझे आई थिंक मुझे उधर बेटर टाइम मिल पाता था स्टडीज़ के लिए इंडिया से, क्योंकि इधर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं, फैमिली होते हैं, ये होता है, आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि यार ये तो मस्त एंजॉय कर रहा है, इसका तो 4th ईयर हमारा, और वो इंजीनियर को तो ग्रेजुएट हो गए वो लोग, यस कोई कहीं पे जॉब लग रही है, हम लोग इधर बैठ के ये वो मेरो खोल लिया, प्रेप खोल लिया, पेन पेपर लेके अपना तो साला वही हाँ, मतलब मेडिकल में तो यही होगा, क्योंकि मेडिकल स्टडी आप कर रहे हो तो कितने सारे दोस्त आपके होंगे जिसकी शादियां हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, वो घूमने जा रहे हैं, लद्दाख घूम रहे हैं, ऐसे तो फिर होता है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना विजन और शार्प विजन होना चाहिए कि लाइफ में कहाँ पर पहुंचना है, मेहनत करनी है, अपने ये चूज किया है तो बस उसको फॉलो करते रहिए। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी सारे आने वाले हैं, और मौज मस्ती भी करनी है। वो ऐसा नहीं कि डॉक्टर बने तो वो मौज मस्ती आप भी करते होंगे भाई, डांस वांस ऐसे पार्टी वार्टी सब, आप तो डॉक्टर है तो सब करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का जीवन ऐसा ही है, ऐसा मत सोचो। सभी अच्छी तरह से जीते, लेकिन डॉक्टर एक बहुत ही बड़ी जवाबदारी लेके आप बनते हो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जवाबदारी पढ़ाई के समय भी होती है और आफ्टर स्टडी भी। तो आपने मतलब कहीं पे देखा है अपने रिलेटिव्स में या फिर कोई दोस्त वगैरह जो इतना सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज करता हो? आई थिंक देयर आर सम पीपल्स हाँ, जिनको आई थिंक दे आर गिफ्टेड के कुछ सबके लाइफ में एक एग्जांपल हुआ करता है कि यार ये तो पूरे दिन घूमता है, ये तो टीवी देखता है, ये वो करता है, 10th में भी पर आता तो वो टॉप है। हाँ टॉप में, यस। तो मेरा एक भी फ्रेंड हुआ करता था, वो अभी वो रेडियोलॉजी कर रहा है। अरे वाह वाह। और आप उसका इंस्टा पे व्हाट्सएप पे देखो तो आपको लगेगा साला जीवन तो इसका ही। यस यस यस। बट एज जैसे मैंने बोला कि एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू यू के आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि जैसे अपने वो कहावत है कि किसी का मतलब अपना छोटा घर है तो किसी का बंगला देख के जला नहीं देना चाहिए अपना। यस यस यस। तो वही है कि आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, और एट द आपके बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी मैं इंडिया जाऊंगा तो मेरे सामने एक लाइव पेशेंट खड़ा होगा जो बहुत ही सिंपैथेटिकली मुझे बोलेगा कि यार मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और ही लुक्स अप टू यू। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको छोड़नी नहीं है। सो वो मोटिवेशन लेके अपना रोज डेली के 5-6 घंटे मिनिमम लगाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैंने 5th ईयर में अपना डेडिकेशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो ऑन एन एवरेज डे हमारे क्लासेस खत्म होने के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट ले लेता था, और ऑलमोस्ट 3-4 बजे अपना स्टडी स्टार्ट करता था। बराबर। और एंड ऑफ द डे जब तक अपने को लगे कि नहीं अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, तो यू लीव इट। बट उसके बाद फिर डिनर करने के बाद 2-3 घंटे आप ऐड करो। और मेरा मानना ये है कि बेसिक सब्जेक्ट जो है पैथो, फार्मा, फिजियोलॉजी, बायोकेम, मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्सगाइन, ये और ये आई थिंक थोड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। और इतने 8-9 सब्जेक्ट्स के अभी ऐसा एग्जाम बिल्कुल नहीं है कि 8-9 एक सब्जेक्ट करके जाओगे और आप पास हो जाओगे। तो इतने सब्जेक्ट्स आई थिंक 5th ईयर में या तो 4th ईयर से स्टार्ट करके 5th ईयर में आपके खत्म होने ही चाहिए। एटलीस्ट 1 रीडिंग तो उनको देना ही चाहिए, बिकॉज दिस सब्जेक्ट डिजर्व टाइम। दे आर वास्ट सब्जेक्ट। जैसे मेडिसिन आप 2 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, अब 4 महीने भी हो सकता है उसका। तो 5th ईयर में इतने बेसिक सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। और आई थिंक 6th ईयर में जो लास्ट अपना क्रूशियल ईयर होता है, उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होते हैं तो वो अटेंड करिए, जो ऑफलाइन एमसीआई के क्लासेस होते हैं वो अटेंड करिए। उसके बाद आई थिंक एक डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि 20 दिन है मेरे पास, तो 20 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है। तो 20 दिन के बाद 21st दिन पे मेरा जितना भी हुआ वो सब्जेक्ट मुझे छोड़ देना है, 21st से दूसरा सब्जेक्ट लेना है। ओके। तो ऐसे करके आपका एक रिवीजन खत्म होगा या फिर एक रीडिंग खत्म होगा, तो आप दूसरे का आई थिंक सोच भी सकोगे। अच्छा। उसके बिना आई डोंट थिंक के, क्योंकि मेडिसिन वो है कि 19 सब्जेक्ट है, तो मैं 3 साल तक भी पढ़ूंगा तो भी मेरे सारे वीडियोस खत्म नहीं होंगे। सही बात है। आई थिंक सो वो आपको एक सेट करना पड़ता है, और एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन शेड्यूल सबको चाहिए। इट वर्कआउट्स डिफरेंट फ्रॉम मी। मैं शायद रात को पढ़ सकता हूँ, आप दिन को पढ़ सकते हो। इट्स डिफरेंट। मैं ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकूंगा कि आपको ये करो तो आप पास हो जाओगे, बट पर्सन टू पर्सन कोई स्लो लर्नर होता है। तो बट
डेडिकेटेड एफर्ट्स और आपको अपने इतने आवर्स देने ही हैं। तो आई थिंक इट्स अ डूएबल एग्जाम, क्योंकि ऐसे हमने बात की थी इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट, यस। तो और वैसे भी कोई एग्जाम आपकी लाइफ में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट आई थिंक थोड़ा डेडिकेशन, प्रिपरेशन 5th ईयर से तो स्टार्ट होना ही चाहिए। बराबर, अब बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया, और काफ़ी यहाँ पर यूट्यूब में बहुत चलता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर FMG, हाउ टू पास FMG। तो ऐसी कोई विद्या नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़े बिना कोई ऐसी टिप्स ट्रिक्स से पास होता तो 34,000 के 34,000 पास हो जाते। तो ऐसी चीज़ नहीं है। और हाँ, पास होने से याद आया कि लक फैक्टर भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लक फैक्टर भी बहुत ही इफेक्ट करता है, मतलब अफेक्ट करता है। तो आप उसके बारे में बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कि ऐसे अगर कुछ स्टूडेंट्स मेहनत करने के बावजूद नहीं हो पाए तो उनके पेरेंट्स या फिर फैमिली वाले उनको फेलियर समझते हैं। तो वास्तविकता में वो फेलियर्स नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की है, बट लक। तो लक फैक्टर के बारे में प्लीज़। सो मेहनत तो आई थिंक जब लास्ट ईयर में आप आ जाते हो 6th ईयर में, आई थिंक पूरी बैच डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देती है, क्योंकि द एग्जाम इज डिजर्विंग दैट काइंड ऑफ अटेंशन। कि आप कोई भी, अगर आप जैसे बोल रहे हो कोई बिल्कुल स्टूडियस बच्चा नहीं भी होगा तो अभी ही विल स्टार्ट पढ़ना, वो चालू कर ही देगा। तो आई थिंक के टू सम एक्सटेंट सबकी मेहनत तो होती है, बट जैसे वो है कि वी हैव टू क्रॉस द 150 मार्क। तो बहुत लोग होते हैं कि जो थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी। आई थिंक वो एंड ऑफ द डे आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस वजह से क्या प्रॉब्लम, सबका इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। तो आपका क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो आप 2-3 मार्क्स या 10-15 मार्क्स के लिए आप नहीं पास हो सके। बट आई थिंक लक फैक्टर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है इस एग्जाम में, क्योंकि आई थिंक डेफिनेटली लक फैक्टर है, क्योंकि बहुत ऐसे एग्जांपल्स है जो आपको मुझे भी पता है। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं, मतलब जो शायद हमसे भी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं पर 100% उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट आई थिंक वो डिसहार्टनिंग नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास होते हैं 4 महीने नेक्स्ट ट्राई के लिए। उसमें अगर आप 1 महीना ये क्रिप करने में निकाल दोगे कि यार ये हो गया वो हो गया, आई डोंट थिंक इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। आई थिंक ये सोचना चाहिए कि यार 6 साल में हमने बहुत अप डाउन्स देखे, 11th-12th में भी उससे ज़्यादा देखे, उधर भी लाइफ बहुत टफ रही है, इधर भी ये है। तो आई थिंक ये सब ओवरकम करके हम इंडिया ग्रेजुएट होके आ गए, तो आई थिंक कि ये भी शायद हो ही जाएगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि जब एग्जाम का 1 मंथ बाकी था या फिर 15 दिन बाकी थे, तो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू और इंक्लूडिंग जो सब स्टूडेंट थे, सभी एक ही स्टेट में थे कि यार मैं पास नहीं होऊंगा, मेरी तो स्टडीज इनफ नहीं है, या फिर यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरा ये 3 रिवीजन हो गया नहीं है, मेरा वो नहीं हुआ है। और हम लोग भागते थे कि टॉप 50 इमेजेस फॉर ये सब्जेक्ट, टॉप 50 ये, टॉप 100 वो 1 लाख। आई थिंक आपको एक सोर्स पे स्टिक रहना चाहिए। जो मेरी आई हैव मेड सच मिस्टेक्स, क्योंकि मैं वो बताना चाहूँगा कि एक सिंगल सोर्स पे आप स्टिक रहो। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, क्योंकि मेरा जो पैकेज था वो FMG का था। तो यू स्टिक टू 1 सोर्स, और वो सोर्सेज हंट करना, उसमें आपके 2-3 दिन ज़्यादा जाएंगे और आपके पास एंड ऑफ द डे रिवीजन के लिए वो सोर्स होगा नहीं। तो आई थिंक सिंगल सोर्स पे स्टिक रहना चाहिए, और अपनी प्रिपरेशन पे, अपने आप पे अपने को वो थोड़ा बिलीव होना चाहिए कि आई थिंक आई कैन डू दिस। और ये डूएबल एग्जाम है, 150 मार्क्स आप डेफिनेटली क्रॉस कर लोगे अगर आपके डेडिकेटेड एफर्ट्स है। अगर दूसरा ये पॉइंट है कि एग्जाम के डे पे और एग्जाम के 1 वीक में आपका बहुत एंशियस हो जाते हो, इंक्लूडिंग मी। मुझे बहुत डर लगता है भाई। आई एम काफी सारे बच्चों को लगता है। अब लिटरली आई थिंक एग्जाम के जब अगर आप पेन भी पकड़ लो तो वो पेन ऐसे हिलेगी आपके, नर्वस होते हैं। तो वो आपको जब आई थिंक जब एग्जाम के आवर्स 3 घंटे जो चालू होते हैं, उधर आपको सब कुछ असाइड छोड़ देना है कि नहीं भाई अभी ये करना है। क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम इट कम्स डाउन टू 6 इयर्स, आपके 6 महीने की मेहनत है। तो आपको किसी चीज को वो इन्फ्लुएंस नहीं, जैसे कि फियर, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस के यार ये क्वेश्चन ये पूछ लिया, उसको मार्क करो एंड लीव इट के डन है अभी वो। सो
वो सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ डूएबल एग्जाम। और आई थिंक कि वो आपको निकल जाएगा अगर आपका डेडिकेटेड प्रिपरेशन है और आप मोटिवेटेड हो। बराबर। और इन केस गॉड फॉरबिड अगर कुछ नेगेटिव इनकम्स आते भी है, हाँ। तो आई थिंक इट्स मतलब 2-3 महीने में आई थिंक दूसरे साइड में आप एफर्ट्स तो है, बट वो 3 महीने में आपको फिगर आउट करना होगा कि मैं कहाँ पे रॉन्ग चला गया या फिर मेरे प्रिपरेशन में क्या लैक हो रहा था जो उसके में नहीं था। बट उसका एग्जाम में पास ना होना वो इस बात का वो नहीं होता है कि यार अभी मेरा लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकूँ। आप डेफिनेटली कर सकोगे, बट यू योरसेल्फ नीड टू फिगर आउट कि आपको अभी क्या अप्रोच करना है। एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, मतलब नॉलेज के साथ आपका ड्यूरिंग एग्जाम प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका रिकॉल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और क्या आप घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो बहुत ही सारे फैक्टर्स है जो एग्ज़ाम के रिजल्ट पर अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से कभी भी आप डिस्क्रिमिनेट ना करें स्टूडेंट्स को। एंड मैं इतना बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम क्या है, अगर कोई पर्सन, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ है तो वो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर उसे उस समय पे आता था। इस वजह से, ये ध्यान से सुनना, वो पर्टिकुलर समय पे स्पेसिफिक जितने क्वेश्चंस थे उसके आंसर वो अच्छी तरह से जानता था, इस वजह से बहुत ही अच्छा स्कोर लाने में वो सफल हुआ, बट वो परिपूर्ण नहीं है। और जो व्यक्ति उस टाइम पे पास नहीं हो पाए तो वो एकदम निष्फल नहीं है, वो एकदम फेलियर नहीं है, उसको उस नज़रों से मत देखो। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल शक्ति होती है, इंडिविजुअल पावर होता है, उसकी मेमोरी होती है, स्किल्स होती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो। और एफएमजी के बारे में तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हो सके उतना शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जिसके पास कुछ भी मटेरियल आए तो ऐसे नहीं 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 मैं रखूंगा, मैं पास होऊंगा, किसी को भेजूंगा। अरे भाई क्यों, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है यार, अगर तुम पास रहो तो वो भी पास हो जाए। अगर आपके पास कोई अच्छी मटेरियल है, आपके पास से कोई अच्छा पीडीएफ आया है, कोई वीडियो आया है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी मौका दीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए पास होने में। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो मैंने काफ़ी कुछ स्वप्निल, डॉक्टर स्वप्निल से सीखा है काफ़ी कुछ। मुझे कुछ नहीं आता था तो थैंक यू सो मच भैया, मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ। तो इतना अच्छा, इतना होशियार होने के बावजूद ये गट्स, मैं तो गट्स कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखे जिनको अगर इतना कुछ आता है तो वो सिखाने में बिलीव नहीं करते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कि जैसे आपने बोला, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि एफएमजीज के सपोर्ट में एफएमजीज को ही खड़ा रहना पड़ता है। सही बात है यार। आई थिंक कि आपका बैक ऑफ द माइंड ये भी फोकस होना चाहिए कि आप और आपके ग्रुप के सारे फ्रेंड्स पास हो जाए। डेफिनेटली क्योंकि इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें नहीं, ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ना ही उसका कोई मेरिट है, ना ही आपको कोई स्कोर करना है। आप 150 पे भी पास हो, आप 300 पे भी पास हो। तो आई थिंक फोकस यही रहना चाहिए। और ये अब हमारे लिए भी फ्रूटफुल रहेगा कि ये एक एनवायरनमेंट अच्छा बना रहेगा अगर ये जो टॉक्सिसिटी जो हम बोलते हैं कि स्टडीज़ के लिए होती है, क्योंकि बहुत लोग अपनी प्रिपरेशन को लेके इनसिक्योर होते हैं कि यार नहीं मुझे कोई क्या पढ़ के आएगा, नहीं मैं तो नहीं पढ़ा। हाँ, यस। आई थिंक वो इनसिक्योरिटी को ओवरकम करना होता है। और अगर आपके पास कोई नॉलेज है और आप शेयर करोगे तो आई थिंक कि वो आपको एज अ रिकॉल ही होगा कि जैसे हम कहते हैं कि स्पेस रिपीटेशन होता है, उससे से आपको कुछ याद रहता है। तो आई थिंक इट विल सर्व एज अ स्पेस रिपीटेशन कि मैंने आपको कोई टॉपिक समझा दिया है तो वो अभी मैं तो कभी नहीं भूल रहा हूँ, आपका तो आप देख लो। बराबर। सो आई थिंक सबको आगे आना चाहिए और सबको एक दूसरे को हेल्प करके आई थिंक नेक्स्ट एफएमजी का रिजल्ट मुझे तो 50% से ऊपर जाए। डेफिनेटली एक दूसरे की मदद करो, और कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और इस तरह से एक दूसरे को समझते जाओगे, सपोर्ट करते जाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप भी सक्सेस हासिल करोगे और आपके दोस्त भी। तो अभी हम बात करना चाहेंगे कि फाइनल मंथ, जब फाइनल मंथ आता है, फाइनल वीक आता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हिल जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब माइंड हो जाता है कि कहाँ से पढ़े, चैंटिंग देखे या फिर वो बीटीआर सेशन देखे या फिर ये देखे वो देखे।
तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, फाइनल मंथ अप्रोच कैसा होना चाहिए स्टूडेंट का बिफोर गिविंग एफएमजी? आई थिंक सबका इंडिविजुअल अप्रोच होता है और सबकी प्रिपरेशन का एक इंडिविजुअल स्टेज होता है, क्योंकि शायद मेरे 19 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, आपके 15 हुए, हाँ। किसी के 5 हुए, किसी के 10 हुए, बट फाइनल मंथ जो होता है उसमें आई थिंक आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक डेडलाइन सेट कर लेनी है कि 5 दिन मैं मेडिसिन को दे रहा हूँ, 5 दिन मैं सर्जरी को दे रहा हूँ, 3 दिन में ये, ऐसे करके आई थिंक 15 या 20 डेज में आपको एक रिवीजन भी मैं नहीं बोलूँगा, एक रीडिंग आपको खत्म कर देना है डेफिनेटली। अगर जैसे 3 दिन मैंने दिए, जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे पैथोलॉजी को मैंने 3 दिन दिए, तो 3 दिन में मुझे जितना भी क्रंच करना है पैथोलॉजी मैं कर लूँगा, और उसके बाद 4th दिन को अगर मेरा आधा पैथोलॉजी भी छूट जाता है तो मुझे नहीं देखना है वो, मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करना है। उसके बाद वो दिन 2 दिन खत्म होकर मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करना है। उसके बाद अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 60-70% कवर कर सकते हो। वो आपका सेकेंड रिवीजन ही होगा, क्योंकि आपने एक बार डेफिनेटली पढ़ा है। हाँ। तो रिवीजन मतलब जैसे सर बोला करते हैं कि 3 रिवीजन चाहिए 5, वो ऐसे पेज 1 से पेज 100 वाले रिवीजन नहीं होते। यस सही बात है। सो वो डेडलाइन सेट करना होता है 15 दिन 20 दिन में, कि एक रीडिंग ऑलमोस्ट अगर 19 सब्जेक्ट ना भी हो पाए, 15 सब्जेक्ट का तो अपना फोकस होना ही चाहिए कि एक रीडिंग मतलब ऐसे ऊपर से हम देख ले, क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट मंथ में टाइम नहीं होता है। और आई थिंक कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सफिशिएंट मानते हैं तो वो चैंटिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इट वुड एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि वो होता है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग कंटेंट होता है वो चैंटिंग को छोड़ के भी। तो आई थिंक मेरे लिए पर्सनली इट डज नॉट वर्क। आई थिंक अपने आप को अपनी प्रिपरेशन की तरह 15 दिन सेट करना है। उसके बाद जो लास्ट 15 डेज होते हैं उसमें एक वीक छोड़ देना है। 8-9 दिन में आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पे काम करना है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे नहीं हो रहे। आई थिंक एक जीटी भी दे देना चाहिए आपको जब 1 मंथ बाकी होता है। उससे अपना आई थिंक जीटी का स्कोर बिल्कुल, मेरा जीटी का स्कोर और मेरे एफएमजी स्कोर बहुत ऊपर नीचे है। आई डोंट थिंक आप बता सकते हैं। मैंने एक जीटी दी थी, उसमें मेरा स्कोर आया था 120 मार्क्स। 120 मतलब प्रेप लेटर में जो जीटी होती है 120 मार्क्स, और एफएमजी में 210। क्या बात है। आई थिंक जीटी स्कोर नहीं देखना चाहिए। जीटी में अब जो आप एंजाइटी का, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप कैसे 3 घंटे में वो स्क्वीज करके वो कर सकते हो, और आपके क्या सब्जेक्ट्स है एनालिसिस, वो देखना चाहिए। आई थिंक मुझे तो लगता है कि प्रेप लेटर को स्कोर दिखाना ही बंद कर देना, इट्स नॉट रेलेवेंट। अच्छा। और लास्ट वीक मैं जो बोल रहा हूँ, जो लास्ट वीक में आई थिंक सबको वोलेटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, पैथोलॉजी के जो सीए मार्कर्स होते हैं वो हो गए, फिर बायोकेम हो गया, एनाटॉमी हो गया, उस पे, और पीएसएम उस पे फोकस करना चाहिए। लास्ट 7 डेज मेरे अकॉर्डिंग टू मी यही करना चाहिए। लास्ट 7 डेज या लास्ट मंथ मेडिसिन टच भी नहीं करना है, सर्जरी टच भी नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है, डेफिनेटली यस, क्योंकि अगर आप उसमें घुस गए तो अपने आप को वही फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि अभी ये पूरा करेंगे, अब उसमें एक वीक खत्म हो जाएगा आपके पास। आई थिंक समथिंग ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट्स वुड बी डेफिनेटली पाइल अप एंड बी मोर देन 100% मेडिसिन। वाओ, ये बहुत ही अच्छा कहा। मतलब फोमो की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब स्कोर नहीं कर पाते। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आंसर दिया, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इससे। तो अभी मैंने जब इंटरव्यू शुरू करना चाहा तो मैंने बात की थी कि भाई 10-15 मिनट बात करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बातें की और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने मिला होगा। और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और मेरे जितने भी मतलब इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है, ईमेल है, सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं, आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और इसी तरह से मेहनत करते रहो, बहुत ही बुलंदियों तक आपको पहुँचना है, बहुत ही ऊंचाई सर करनी है आपको। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग योर एग्जामिनेशंस। तो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्किल केबी को। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वप्निल। थैंक यू कौशल, इट हैज बीन प्लेजर फॉर मी। बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला।
एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।